क्योंकि हमारा हिकमत की मैं 2017 की एक खबर है और हमजा अली अब्बासी की मेरे पास, उसमें भी और उसके साथ कोर्ट की भी एक खबर लगी हुई है कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कॉपीराइट क्लेम जो है 2017 का। उसके बाद फिर हमारा जी जी आप मेरे साथ ऐसे फजूल बातें करनी है या फाइनल? सर ओरिजिनल आप 2018 में भी ला सकते थे, 2020 में भी ला सकते थे, 2021 में भी ला सकते थे। मेरी मर्जी, मैं नहीं लाया, मेरी मर्जी। फिर भी कोई एक कैरेक्टर सर जो आपने कहा यार थोड़ा सा इसने बेहतर किया है, 4-5 कैरेक्टर तो मशहूर कैरेक्टर है ना आपके। तो यार कुछ भी नहीं है, बलूंगड़े से मुंडे हैं। फिर मैंने असलम डार को निकाला, उसने कहा जी दुर्दाना रहमान समीना पीरजादा वाला रोल करेगी बाज़ारे हुस्न में। जो खलीलुर रहमान कमर साहब हैं वो कहते हैं कि मेरे लिखे हुए डायलॉग के अंदर एक जुमला, एक नुक्ता और एक पॉज भी अगर कोई तब्दील करता है तो मैं दोबारा उसके साथ कभी काम नहीं करता। वो ऐसे बकवास करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हमने सरवर भट्टी साहब जो कि असल खालिक हैं, प्रोड्यूसर हैं मौला जट के, पुरानी मौला जट के, उनका इंटरव्यू किया है। बड़ा तवील इंटरव्यू है। उन्होंने पहले द लेजेंड ऑफ मौला जट पे बात की, उन्होंने बताया कि द लेजेंड ऑफ मौला जट कैसी है, क्या उन्होंने बात की है। कुछ बातों के ऊपर उन्होंने बड़ा सख्त गुस्सा भी किया है, और जो लीगल जंग थी उसमें सच्चाई क्या थी जो द लेजेंड ऑफ मौला जट के हवाले से, वो कोई थोड़ी सी बातें उसके ऊपर हुई हैं। और उसके बाद जो इस फिल्म के अदाकार हैं उनके किरदारों के हवाले से बात हुई है। एक और ख़बर है कि 9 दिसंबर को जो पुरानी मौला जट है वो DCP प्रिंट के साथ डिजिटल सिनेमाओं में आ रही है दोबारा से 9 दिसंबर से। तो उसके हवाले से क्या कहानी है। फिर उन्होंने उनकी जो राइटर के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, नासिरुद्दीन साहब के साथ कुछ इख्तलाफात हुए, फिर असलम डार साहब के साथ हुए। असलम डार साहब किसको कास्ट करवाना चाहते थे बाज़ारे हुस्न में समीना पीरजादा के किरदार की जगह, फिर इकबाल कश्मीरी साहब को क्यों अलग किया, जावेद फाजिल साहब के साथ क्या था, ये सारा हुआ है। ये इस पार्ट के अंदर है। और आगे जो आने वाले पार्ट होंगे, उस पार्ट्स होंगे, उसके बाकी हिस्सा जो होगा इसका इंटरव्यू का, वो बड़ा तवील इंटरव्यू। उसमें नूर जहाँ साहिबा के साथ क्या इख्तलाफ हुआ था, इन्होंने क्यों उनको नहीं लिया था, उनकी जगह तरन्नुम नाज को और महनाज को क्यों लिया था। फिर जब नूर जहाँ से मुलाकात हुई तो नूर जहाँ ने उनको कैसे धमकी लगाई कि मैं आपके साथ काम नहीं करूंगी, आपके लिए गाने नहीं गाऊंगी कभी। तो इन्होंने आगे से क्या कहा था। यूसुफ खान साहब को इन्होंने क्यों कहा था कि गेट आउट फ्रॉम द सेट। और सुल्तान रईस साहब के साथ क्या झगड़ा हुआ था। सारे झगड़े जो हैं वो एक एक करके उन्होंने बताए हैं। बड़ा तवील इंटरव्यू है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि हमने उनसे पूछा है कि मौला जट में जो कास्ट थी, खासतौर पर सुल्तान रई, मुस्तक आसिया और चंद वरियाम में भी, इन तीनों का मुआवजा कितना दिया गया था। उन्होंने ये चीज़ भी बताई है। बाज़ारे हुस्न में नदीम साहब ने कितना मुआवजा मांगा था और सलमा को कितने पैसे दिए गए थे। ये तमाम चीज़ें हैं। और इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं। इनकी अपनी इनपुट है। आने वाली फिल्मों के हवाले से 2 फिल्में ये बना रहे हैं, ख़ुद डायरेक्ट करेंगे, उसकी क्या कहानी है उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत लंबा और मज़ेदार और दिलचस्प इंटरव्यू, आपके लिए काफ़ी मालूमात हैं। और इसको पूरा सुनिएगा और हमारे साथ रहिएगा। सर जी वालेकुम सरवर भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था 2021 का, पिछले साल का। अभी द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज नहीं होने का चांस दूर दूर नहीं था। आपने कहा था कि मौला जट का नाम ही काफी है, जो भी जिस तरह भी इन्होंने फिल्म बनाई होगी ये तमाम फिल्मों को पीछे छोड़ जाएगी। और आपने ये भी कहा था कि अगर इसके साथ कोई और फिल्म रिलीज हुई तो उनको चाहिए कि वो ना रिलीज करें, लेकिन अगर रिलीज करते हैं तो इसके बचे हुए लोग उस फिल्म को जाके देखेंगे। आज 1 साल के बाद ये फिल्म रिलीज हुई, उससे मतलब जितनी तवक्कुआत की जा रही थी पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में इसको बड़ी पजीराई मिली। आपको ये अंदाजा पहले से कैसे था? वो मुझे अपने प्रोडक्ट का पता है ना सर। अच्छा, मुझे अपनी वो पूरी दुनिया में पहले से पॉपुलर है। मेरी फिल्म जो है वो पाकिस्तान का जैसे एटम बम पॉपुलर है जी। और सारे यूरोप में किसी और एटम बम का जिक्र नहीं है जी जी, वो हमारे एटम बम का जिक्र है जी। इसी तरह ये पाकिस्तान की मौला जट जो पिक्चर है ये पूरी दुनिया में पॉपुलर है। ठीक। और मुझे पता था कि उसने क्या करना है और मैंने इनको 8 साल से रोका हुआ था कि मेरी चीज पे कब्जा तुम कैसे कर सकते हो। तो मैंने फिर जब इनको 8 साल के बाद ये फरवरी पिछले साल की जो थी, क्या था 2021 नहीं, मैंने 20 की फरवरी को इनको इजाजत दे दी थी कि चलो रिलीज कर लो।
अच्छा, और इन्होंने सरेंडर किया मेरे सामने। अच्छा, उस पे सर मैं आता हूँ, क्योंकि मैंने एक तो आपने फिल्म के हवाले से भी पूछता हूँ, आपने फिल्म देखी है सर? मैंने फिल्म देखी है इनकी। अच्छा, कैसी लगी आपको? बिल्कुल जो आपकी इन्होंने खुद मुझे इनवाइट किया था उसके प्रीमियर पे। अच्छा, फिल्म कैसी लगी है सर? फिल्म इनकी इन्होंने लेटेस्ट फॉर्मेट पे बनाई है। जी जी। उसकी साउंड और पिक्चर अच्छी है, लेकिन सब्जेक्ट लेस फिल्म है। जी जी, सुन रहे हैं कि नहीं? जी जी, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ, आप बोलते जाएं, आप बोलते जाएं। सब्जेक्ट उसमें जीरो है, जीरो। क्योंकि मेरी फिल्म तो इंसाफ पे थी। मौला जट वाज ऑन जस्टिस। ठीक, बिल्कुल। ही वाज जस्टिस ऑफ रूरल एरियाज। जी। और वो इतना पावरफुल जस्टिस मैंने बनाया हुआ है मौला जट को कि वो सिर्फ इंसाफ करता नहीं है, उस पर अमल भी करवाता है खुद। ठीक, बिल्कुल सही। ना उसको फौज की जरूरत है, ना पुलिस की जरूरत है। बिल्कुल। और करेक्टर इज ऑल। ठीक है। और सर मुझे ये बताइए कि जो किरदार थे, खासतौर पे आपने, क्योंकि आपके इंटरव्यू में मैंने सुना भी था कि नूरी नथ के किरदार में आपने बड़ी दिलचस्पी ली थी, तो आप क्या कहते हैं सर कि इन्होंने सबने किरदार अपनी अपनी जगह ठीक किए? खासतौर पे आपको पसंदीदा नूरी नथ था, उनका किरदार कैसा लगा? अगर आप मुस्तक ऋषि और हमजा अब्बासी को कंपेयर करें, फिर मौला जट का किरदार कैसा लगा, फिर मक्खो का? बात समझे, एक होता है कुछ लगना। जी जी। एक होता है कुछ लगना। अच्छा, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, मौला जट जो मैंने एक्टरों ने परफॉर्म किया हुआ है, या उसका सब्जेक्ट है, या उसके कैरेक्टर्स हैं, या उसके डायलॉग्स हैं, या उनके डायलॉग्स की डिलीवरी है, या उसके पीछे जो माहौल है, वो सारा मेरे कैरेक्टरों को सपोर्ट करता था। सही, बिल्कुल। इसलिए वो ऑल टाइम रिकॉर्ड होल्डर फिल्म है पाकिस्तान। सही, बिल्कुल सही। वो 4 साल 2 महीने सिर्फ लाहौर के सिनेमाओं में चली है। जी बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो ऑल टाइम रिकॉर्ड होल्डर। लेकिन सर ये वाली फिल्म भी तो रिकॉर्ड होल्डर है ना, इसने 1 अरब से ज्यादा तो कमा भी लिया है। यार ये इनका 1 अरब जो है ना, आज का 1 अरब, उस वक्त मेरी फिल्म ने आज के 50 खरब के बराबर टैक्स दिया हुआ है सिर्फ। अच्छा। हाँ, आज का जो 50 खरब है ना, उसके बराबर मेरी फिल्म ने सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट को टैक्स दिया। आपने बताया था कि एंटरटेनमेंट टैक्स जो था वो 6 रुपए था, 10 रुपए का टिकट था, और वो इतने साल चली। बिल्कुल 100% टैक्स था उस वक्त। इनकी फिल्म पे 1 रुपया टैक्स नहीं है, 1% भी टैक्स नहीं है। अच्छा, सही। और उस वक्त रायविंड रोड पे 1 लाख रुपए की 200 कनाल जमीन आती थी। अच्छा, सही। और मैंने 4.5 करोड़ टैक्स दिया इस फिल्म का, सिर्फ इस फिल्म का, मौला जट का, सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट को। और ये किस सन से लेके किस सन तक की आप बात बता रहे हैं? 79 से 2 साल का, सिर्फ 2 साल का सिर्फ टैक्स दिया। अच्छा, और बाकी जो आप कह रहे हैं कि 4.5 साल चली है, तो बाकी जो थे वो जो 4.5 साल, 4 साल और 2 महीने सिर्फ लाहौर के सिनेमाओं में चली है। लाहौर से, पंजाब से, बाकी सिनेमाओं से पंजाब गवर्नमेंट को इतना टैक्स दिया था सिर्फ मैंने। सिंध को अलहदा, बलूचिस्तान को अलहदा, फ्रंटियर को अलहदा। वो मेरी पिक्चर जो है वो द लेजेंड है, और ये वही मौला जट है, और इन्होंने उसकी पॉपुलैरिटी को कैश करवाया। ये ठीक है, आई एग्री सर, आई एग्री। समझे ना? तो मेरा भाई, मेरी दुआ भी इनके साथ थी, ब्लेसिंग थी कि चले इन्होंने, बच्चों ने मेरे मेरे काम का सहारा दिया है, तो अल्लाह इनको कामयाबी। लेकिन सर मैं क्योंकि मैंने आपका पहले भी, अभी भी आपने बात की है कि मेरे बच्चे थे, इन्होंने काम का सहारा लिया। फिर पहले भी मैंने आपका सुना कि चलो मेरे से जरिए मैं भी रब से दुआ करूंगा, ये आपके इंटरव्यू में लाइन थी। लेकिन इसके बावजूद सर आपने फिर इनको लीगल एक्शन क्यों लिया था सर?
लीगल एक्शन इसलिए लिया था कि ये मानते नहीं थे, इन्होंने वायलेशन की थी, मेरी इजाजत के बगैर शुरू कर ली। अच्छा, ठीक। और बाज नहीं आते थे, मैंने इनको रोका था कि मेरी चीज को मत छेड़ो। लेकिन सर जो मुझे खबरें मिली, जी, जो 2017 में मुझे खबरें मिली, आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया था। मुझे खबरें मिली कि आपके जो प्रोडक्शन कंपनी है, कॉरपोरेशन है, बाहू कॉरपोरेशन, उसके जरिए अदालत ने उनके हक में फैसला दिया था। उन्होंने, क्योंकि आपके जो पार्टनर थे, ये बकवास है, फिर 9 साल रुके क्यों रहे? उनके हक में कोई फैसला नहीं आया, अदालतों ने मेरे हक में, हाई कोर्ट ने भी। सर जो मौला जट के इन्वेस्टर, वो कहते हैं कि आप सोलो इन्वेस्टर नहीं थे, आपके साथ 5-6 पार्टनर और भी थे जो बाहू कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं। तो उसके बकवास है ये, इसी वजह से तो इनको मुश्किल पड़ी रही, 9 साल क्यों रुके रहे? नहीं, लेकिन सुना है कि ये 2017-18 में कोई, जी बोलो ना, मुझे सुनो, क्वेश्चन करते हो तो जवाब मैंने देना है या आपने खुद ही जवाब देना? मैंने सर, मैं 7 सवाल तो पूछूंगा ना जो मेरे जहन में आएगा, आप गुस्सा क्यों कर रहे? तो जवाब मुझे देने दो। जी, बताएं। ये ट्रिब्यूनल ने, स्पेशल IPT ट्रिब्यूनल उसे कहते हैं, उसने कहा तुम मौला जट का नाम ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। नसरदीप के भी खिलाफ फैसला दिया, वो भी नहीं किसी को दे सकता, और इनके खिलाफ भी फैसला दिया। इस वजह से ये रुके हुए थे। बात समझे ना? FIA में भी केस था, जी, और हाईकोर्ट में केस है जो अभी पेंडिंग है। अगर ये कोई वायलेशन करते तो मैं अब भी इनकी फिल्म को रुकवा सकता था, लेकिन मैंने इनके साथ काइंडनेस की, जो इनको मैंने इजाजत दी। आपको एक और बात कह दूं, मैंने इनको राइट्स दे दिए अपनी फिल्म के। अच्छा, अभी तक राइट नहीं है, सिर्फ परमिशन है। राइट मेरे पास ही है। इनको इजाजत दी है सिर्फ कि फिल्म लगा लो, चलो तुम फंसे हुए हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, समझे ना? तो इजाजत दी है। लेकिन सर अगेन मैं, क्योंकि हमारा हिकमत की, मैं 2017 की एक खबर है और हमजा अली अब्बासी की मेरे पास, उसमें भी, और उसके साथ कोर्ट की भी एक खबर लगी हुई है कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कॉपीराइट क्लेम जो है 2017 का। उसके बाद फिर हमारा जी, आप मेरे साथ ऐसे फजूल बातें करनी है या फाइनल? सर मुझे जो खबरें अगर मिलेंगी मैं उसको, गलत है, खबरें गलत है। अच्छा, ये सारी खबरें गलत हैं। उनको 2000 मेरा भाई 2013 से इन्होंने फिल्म शुरू की, और 2020 तक इनको मैंने रोके रखा, अदालतों के जरिए, पुलिस के जरिए, FIA के जरिए, और वो केस अभी तक मौजूद है। और इन एक्टरों पे भी मेरे केस हैं अभी तक, ये मुलजम है मेरे। अच्छा। लेकिन मैंने इनको जब माफ किया, जब इजाजत दी, तो मैंने अपनी फिल्म भी रिलीज नहीं की पहले। अब मैं 9 दिसंबर को रिलीज कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपने इंटरव्यू में बताया था कि आपने इसका DCP प्रिंट भी तैयार करवाया है और उसी दिन रिलीज करूंगा, तो फिर आपने ताखीर किस वजह से की है इसकी? इनका लिहाज किया कि इनका बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो मेरी वजह से इनके बिजनेस में को। अच्छा सर, वैसे एक इसमें आप गुस्सा क्योंकि बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बड़ा मासूमाना सा सवाल, जो वसीम मदामी साहब कहते हैं ना, जिस तरह आपके जो मौला जट है उसकी एक लेगेसी है, इसमें कोई शक नहीं है, और उस लेगेसी को मैं इसके ऊपर 100% एग्रीड हूं कि उन्होंने कैश करवाया है, और आज जब वो 1 अरब 1.25 अरब का बिजनेस कर चुकी है, तो फिर मैं क्या ये कह सकता हूं, हालांकि प्रोडक्ट आपकी है, लेकिन इस टाइम आप रिलीज करके उसकी द लेजेंड ऑफ मौला जट की जो एक मार्केट और हाइप बनी हुई है, उसको अब आप कैश करवाना चाहते हैं? नहीं, वो यार उनकी जो हाइट है वो तो मेरी मरहूने मन्नत है, और मैं अपनी ओरिजिनल फिल्म ला रहा हूँ। मैं तो ओरिजिनल ला रहा हूँ। नहीं, वो ठीक है बिल्कुल, लेकिन ओरिजिनल आप 2018 में भी ला सकते थे, 2020 में भी ला सकते थे, 2021 में भी ला सकते थे। मेरी मर्जी, मैं नहीं लाया, मेरी मर्जी। तो फिर हाइप ले रहे हैं ना सर आप? इनका भी लिहाज किया, इनको बिजनेस मिल जाए, वो मिल गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अल्लाह इनको और दे। अच्छा सर, वैसे जी मेरा नसीब जो है, बात सुनिए, मेरा नसीब जो मेरे साथ बचपन से लेके अब तक, बिल्कुल 44 साल से मेरा नसीब मेरे साथ है, और ये मेरे फॉलोअर है, ये मेरे कॉपियर है, इन्होंने मुझे क्या देना है? और
और मेरी फिल्म की ऑनर अब भी उसी तरह कायम है, और इनकी फिल्म की कामयाबी उसका सबूत है कि मेरी मौला जट जो है वो अब भी पॉपुलर है। और सर इनको मिला है। एक चीज और बताइएगा कि अगेन अगर द लेजेंड ऑफ मौला जट पे मैं आऊं, फिर भी कोई एक कैरेक्टर सर जो आपने कहा यार थोड़ा सा इसने बेहतर किया है? 4-5 कैरेक्टर तो मशहूर कैरेक्टर है ना आपके। तो यार कुछ भी नहीं है, बलूंगड़े से मुंडे हैं। अच्छा, ना वो अब इनको पैसों वाला ताकत इनमें है, इन लड़कों को गढ़ के आप आगे जो दिया जाए। जी जी, गढ़ के आगे जो पैसों ने, उन्होंने 2 बंदों ने घसीटा था जो हजारों मन की गढ़ जो है वो फंसी निकाली थी, मौला जट ने और नूरी नाथ ने। मेरी फिल्म का सीन है, ये ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। अच्छा, हाथ जी जी की टांग तोड़े तो कोई मान लेगा? बिल्कुल, से बगैर किसी हथियार के, बगैर गंडासे के, बगैर कुल्हाड़ी के। नूरी नाथ ने उसकी टांग तोड़ी थी, मुद्दे अपना गाड़ी की हाथ से तोड़ी थी। हाँ सही। और वो उस वक्त कैसी एक्टर था, वो बहुत सारा बड़ा डायरेक्टर भी था। हाँ, आपने बताया था कि वो खुद लेना चाह रहा था किरदार नूरी नाथ का, मैंने आपको सुना था इंटरव्यू वाला ना। हाँ, वो उसने कहा जी मैं तो ये काम नहीं करूंगा, ये हाथ से मेरी टांग तोड़ रहा है, ये मेरी टांग कांच की है और इसका हाथ लोहे का है। अच्छा, ठीक। वो डायरेक्टर था। मैंने फिर उसे कैफी साहब से कहा, मैंने कहा कैफी साहब आप इस फिल्म के एक्टर है, डायरेक्टर नहीं है। मेरा कैरेक्टर जो है मैंने बनाया ही ऐसे है कि उसके हाथ में इतनी ताकत है कि वो आपको टांग हाथ से तोड़ सकता है। वो शूटिंग छोड़ के चले गए थे और कि मैं नहीं ये करूंगा। फिर मैंने डायरेक्टर से कहा कि अब इसको मैं मार पीट के वापस लाऊं, ये बड़ा पहलवान बनता है और ये काम करे। मेरे डायरेक्टर ने, यूनुस मलिक ने, अल्लाह उसको बख्श दे, उसने कहा नहीं मैंने इसका रिएक्शन ले लिया है, टांग टूटने के बाद का रिएक्शन मैंने ले लिया है। ठीक है, अब मैं डुप्लीकेट को पकड़ के इसकी टांग तोड़वाऊंगा, रिएक्शन इसका लगेगा, पब्लिक को यही पता लगेगा इसी की टांग टूटी है। ठीक है, ठीक है। इस तरह हमने करवाया। और सर वो रिएक्शन जो उन्होंने दिया था, उन्हें पता नहीं था कि रिएक्शन मैंने दे तो दिया है, ये क्या हुआ मेरे साथ? नहीं, वो भाईजान सारी बातों को थोड़ी पता होती है। ये बात डायरेक्टर को पता होती है, जो प्रोड्यूसर को पता होती है, वो डायरेक्टर को भी पता नहीं होती। अच्छा सर, जी जी, इनकी फिल्म की कामयाबी का बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो हमारा हिकमत को जाता है। अच्छा, ठीक, बिल्कुल सही है। इन्होंने इतना फजूल पैसा उसका लगवाया और उसने लगा दिया, और फिल्म सब्जेक्ट लेस है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पैसा ज्यादा लगा, आपका ये मानना है? नहीं, उसका पैसा, इतने पैसे से माशाल्लाह उन्होंने, वो लड़की की क्रेडिट है उसका, वो सही प्रोड्यूसर साबित हुई है और सही फाइनेंसर साबित हुई है। अगर इतना पैसा अपना मेरे साथ कोई लगाए ना, तो मौला जट से 10 गुना बड़ी फिल्म है जो 10 साल एक सिनेमा में चले, एक सिनेमा में 10 साल चले, उतरे ही ना। और मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी है, LPD मेरा स्क्रिप्ट जो है वो रेडी है। अच्छा, टू मेक ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर हिट पिक्चर फॉर द होल ऑफ द वर्ल्ड, मेरे पास वो स्क्रिप्ट रेडी है। अच्छा, आप बनाएंगे? और डायरेक्टर किसको रखेंगे सर? बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह। डायरेक्टर को नया रखेंगे सर? जी, मैंने कहा डायरेक्टर कोई नया लेंगे? मैं खुद कर रहा हूँ। अच्छा, खुद डायरेक्ट कर रहे हैं तो अच्छा, मैं इस पे भी वैसे आता हूँ सर। आपकी क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि कुछ फाइनेंसर या प्रोड्यूसर या इन्वेस्टर उठ के चले जाते हैं और जाके कहते हैं जी हमें फिल्म चाहिए, और वो सारे का सारा डायरेक्टर ही उसको देख रहा होता है, इनको कुछ पता नहीं होता। आपकी मैंने बड़े गौर से सारी जो आपका करियर है वो देखा है, आपकी इनपुट बहुत ज्यादा होती थी। और जिस तरह आपने डायलॉग के हवाले से, नूरी नाथ के कैरेक्टर के हवाले से, और मौलाना मारे, बल्कि वो जो था नूरी नाथ दी आवाज आएगी, ये सारा मेरे अपने डायलॉग। जी आप। अच्छा, और जो आखिरी वो जो था मौलाना मारे, वो आपका था या नासिर साहब का था? वो ये डायलॉग नासिर ने लिखा था। अच्छा, ये मौलाना मारे थे। अच्छा, ठीक है। और क्यों लिखा था
इसने जितने डायलॉग अच्छे लिखे मौला जट के, वो इसी का क्रेडिट है। ओके, ये बात ओनली है डायलॉग राइटर, मैं उसका असल राइटर हूँ। सही। और इसके मेरी फिल्म के 86 सीन थे और इसमें 86 को डबल कर दे, कम से कम डबल 86 में डबल करे ना तो वो 172 डायलॉग बनते हैं। वो मेरे अपने हैं मेरी फिल्म में, मौला जट में। मौला जट में और इससे मैंने लिखवाया था, इसने लिखा नहीं था, मैंने लिखवाया था। जो ये नहीं लिख सकता था वो मैं खुद लिख लेता था। अच्छा सर, वैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैंने हसन अस्करी साहब का एक इंटरव्यू सुना था, तो हसन अस्करी साहब ने कहा था कि वैशी जट में जिस टाइम इन्होंने डायलॉग लिखे नासिरुद्दीन साहब ने, तो हालांकि हसन अस्करी भी माने हुए डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे पास एक इतना सा भी स्पेस नहीं था कि मैं उसके अंदर कोई तब्दीली कर सकूं। तो आप समझते हैं कि राइटर के, चले इनपुट तो देना अच्छी बात है, इतने ज्यादा उसके बीच में अगर इंटरफेयर करें तो वो मुनासिब है सर? किसके? राइटर के काम में? जी। राइटर काम किसके लिए कर रहा होता है? वो तो प्रोड्यूसर के लिए। जी, राइटर का सारा स्क्रिप्ट वो जो लिखे, मैं उसको आग में फेंक दूं या पानी में बहा दूं कि मुझे पसंद नहीं है, तो राइटर क्या कर सकता है? अच्छा, तो मैंने इस तरह फिल्में बनाई है। नहीं तो जो क्लाइमैक्स बनाया था मौला जट का, जो इन्होंने जलील करके रख दिया नूरी नाथ को, मौला जट के हाथों कत्ल करवा दिया, मैंने तो नूरी नाथ की भी इज्जत कायम की। सर मुझे फिर ये बताएं कि आप इतने अच्छे शानदार डायलॉग भी लिखे आपने, आपकी कंट्रीब्यूशन है, तो आपने फिर खुद एज ए राइटर क्यों नहीं काम किया? नहीं, वो इसलिए बेटे मेरी बात सुनो, ये सारे मेरे वर्कर हैं। राइटर मेरा वर्कर था, मेरा पेड था, डायरेक्टर मेरा पेड था, एक्टर मेरे पेड थे। जो ये करते थे वो अच्छा करते थे तो मैं अप्रिशिएट करता था, जो ये गलत करते थे मैं इनको टोकता था, रोकता था और उसको दोबारा करवा लेता था। मेरा काम बात सुने, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद सरवर भट्टी वो प्रोड्यूसर है, वो क्रिएटिव है, वो सिर्फ फाइनेंसर नहीं है। और मैं अपनी फिल्मों का फाइनेंसर भी खुद हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद हूँ और राइटर भी खुद हूँ, एक्टर भी खुद हूँ। डायरेक्टर ने मेरी क्लाइमैक्स पे मेरे साथ इख्तिलाफ किया, यूनुस मलिक ने, कि जी जैसे इन्होंने नूरी नाथ को कत्ल करवा दिया उससे, और मैंने तो अपने नूरी नाथ की टांग भी बचवा ली थी, मेरे हीरो ने उसकी टांग भी माफ कर दी थी उसकी बहन के जोड़ने से। और उसने कहा कि अपना वो दुश्मन पहने हाथ जोड़ दी, जो के मंगल भी आई है तो ये छोटी क्या रब दी सौ तो हाथ चौके जट दी जान भी मंगती थे दे देंदा, पर ये बदले सानू एक बारी वीर आके ये वैर से मुका दे। तो उसने वीरा कहा, तो मेरे विलन ने अपनी टांग खुद काट दी। उसने कहा जा भाई जटा, ये लत तू अपना इंसाफ समझ के ले जा, असी इन्हू तेरी बहादुरी का इनाम समझ के भुल जाएंगे। उसकी बहन ने कहा वीरा, उसने कहा ना मैनू उदों तक अपना वीर ना आती जदों तक नत्ता कोई मौला नहीं जामता। मेरे विलन ने हीरो की अजमत का इतराफ किया है, इन्होंने विलन दलील करके उसके हाथों कत्ल करवा दिया है। और उसकी बहन जो है, जो हीरो को उसकी रन बनने के लिए तैयार हुई है, इनके अंदर तो मुझे गैरत ही नजर नहीं आई। ये थोड़ी तब्दीली की है बिल्कुल। इनके कैरेक्टर में वो आधे कपड़े उतार के तो वो कहती है कि मैं आप मेरे से शादी कर लें, वो शादी की ऑफर उसे कर रही है। और लड़कों के घर में मसला बना दिया है, विलनों के घर में। मेरे हीरो के सर पे 25 गांव की मुंसफी की पग थी और मैंने इंसाफ पे फिल्म बनाई थी, उन्होंने इंतकाम पे बना दिया। ये इस वजह से मेरी फिल्म द लेजेंड बनी है, इन्होंने वो बात ही उसमें से निकाल दी है। और ये आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद जब मेरी पिक्चर आएगी या जिन्होंने मेरी फिल्म पहले देखी हुई है उनके नजदीक ये फिल्म कुछ भी नहीं है। जिन्होंने नहीं देखी मेरे वाली, उनको ये अट्रैक्ट कर गई है यूथ को,
और जिन्होंने मेरी फिल्म नहीं देखी हुई उन्होंने माशाल्लाह इसको अप्रिशिएट। अच्छा सर, बिल्कुल यहाँ पे एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह अगेन मैं अगर आऊं इस साइड पे, मैंने अभी आपको पता है कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो राइटर हैं वो अपने डायलॉग की वजह से मशहूर है, वो डायलॉग लिखते हैं और उनका मानना ये है कि मुझे डायलॉग, और अक्सर राइटर वैसे यही कहते हैं कि डायलॉग वगैरह की या स्टोरी की कहानी की हमें आमद होती है। अच्छा, जो खलीलुर रहमान कमर साहब हैं वो कहते हैं कि मेरे लिखे हुए डायलॉग के अंदर एक जुमला, एक नुक्ता और एक पॉज भी अगर कोई तब्दील करता है तो मैं दोबारा उसके साथ कभी काम नहीं करता। वो ऐसे बकवास करता है। मेरे पास कोई भी राइटर आया, कोई भी राइटर, मैंने जो चाहा है मेरी मर्जी से उसने काम करना है या अपनी मर्जी से करना है। फिल्म बनाने वाले के पास इख्तियार होता है, जिस चीज को चाहे रखे, जिस चीज को चाहे ना रखे। वो जब चाहे राइटर को दरमियान में से उठा के बाहर फेंके, डायरेक्टर को उठा के बाहर फेंक दे अगर प्रोड्यूसर है। मैंने ऐसे किया हुआ है। मैंने 5 डायरेक्टर थे मेरी फिल्म के, बाज़ारे हुस्न के। हाँ, इकबाल कश्मीरी साहब, असलम डार साहब। इकबाल कश्मीरी को निकाला, उसने कहा मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं है। मैंने कहा मैं यही बनाऊंगा, मुझे आप पसंद नहीं हो। फिर मैंने असलम डार को निकाला, उसने कहा जी दुर्दाना रहमान समीना पीरजादा वाला रोल करेगी बाज़ारे हुस्न में। मैंने कहा वो नहीं करेगी, वो इस काबिल ही नहीं है, लिहाजा मैंने उसको निकाल दिया, असलम डार को निकाल दिया। वो दुर्दाना रहमान को इस वजह से रखना चाह रहे थे कि उनकी एहलियत थी, इस वजह से कि उस टाइम नहीं शादी हुई थी अभी। वो उसको उनकी को जाती मसला था। मैंने कहा वो घर पे रखें। अच्छा। आपकी एहलियत है या आपका उसके साथ मुआशका है वो घर की बात है, वो आपकी जाती बात है। फिल्म में मैं कोई जानबूझ के दूध में मक्खी क्यों डालूं? बात समझे जी। मैंने असलम डार को निकाल दिया। फिर ये आया जावेद फाजल, खुद आया और अल्लाह पाक इन सबको बख्शे, ये वो खुद आया और इसको मैंने स्क्रिप्ट सुनाया, साथ गीत सुनाए जो मैंने खुद लिखवाए थे। आपको पता है मुनीर नियाजी ने मेरी फिल्म में बाज़ारे हुस्न में लिखा, अच्छा, अबीद जालब ने लिखा, कतील शिफाई ने लिखा, अहमद राई ने लिखा और मोहसिन नकवी ने लिखा। मोहसिन नकवी को उसका फिर कौमी वो जो था लहरों की तरह तुम तुझको बिखरने, वो किसका लिखा हुआ था सर? वो मोहसिन नकवी का था। अच्छा, और उसको कौमी अवार्ड मिला गीत लिखने पे, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दिया। फिर मेहनाज को कौमी अवार्ड मिला। और जावेद फाजिल साहब से आपका क्या हुआ था सर? जावेद फाजिल साहब से उनको भी निकाल दिया। उन्होंने बहुत सारी चीजें जो मेरे साथ कमिटमेंट थी वो उसने मेरे पूछे बगैर फिल्म से निकाली और कई चीजें जो है वो डाली। तो मैंने कहा तुम्हारे साथ जब पहले तय हो गया था कि आपने इसमें से कुछ निकालना है मेरे स्क्रिप्ट में या कुछ डालना है, तो आपने मेरी इजाजत से डालना है। उसने मेरी इजाजत से बगैर ऐसा किया तो मैंने उसको भी ऑफ कर दिया। मैंने कहा, मैंने एडिटिंग रूम से उसको निकाल दिया था। और बाद में फिल्म अभी आधी से ज्यादा फिल्म रहती थी जो मैंने खुद शूट की और फिर खुद मैंने, मेरा उस पर लास्ट टाइटल मेरा है बाज़ारे हुस्न पे, एज ए डायरेक्टर इन चीफ का मेरा टाइटल है, डायरेक्टर के बाद होता है। और फिल्म लगने से पहले टाइटल छपते हैं ना, तो हाँ, वो अब बाद में वो डायरेक्टर कहा करता था कि जिस फिल्म से उसका डायरेक्टर ही मुतमईन ना हो वो क्या फिल्म हो। और फिर उस फिल्म में 118 अवार्ड लिए, 118। और पाकिस्तान की उर्दू फिल्मों में, उर्दू फिल्मों की मौला जट बनी वो। बात समझे ना? नाज़रीन, ये थे सरवर भट्टी साहब। लेकिन इंटरव्यू यहाँ पे मैंने जिस तरह बताया कि पार्ट 1 था, ये पहला हिस्सा था। आगे आने वाले हिस्सों में बाकी बातें हैं, मालूमात हैं, दिलचस्प मालूमात हैं, वो आपको यकीनन अच्छी लगेंगी। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।